नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद हुआ है और इस विवाद में दो गुटों के बीच झड़प भी हुई है और इसके बाद कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में इंटरनेट सेवा ठप है। आपको बताते चले कि सरकार के निर्देश के बाद इंटरनेट सेवा बंद की गई है। तो झारखंड में प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद और इस विवाद में दो गुटों के बीच झड़प की खबर है और कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में इंटरनेट सेवा ठप है। सरकार के निर्देश के बाद इंटरनेट सेवा बंद की गई है। और कल कोडरमा के मरकच्चो थाना इलाके में मूर्ति विसर्जन को लेकर निकले जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई और झड़प में एक पक्ष के 6 लोग घायल हो गए जबकि दूसरे पक्ष से एक बच्चा भी जख्मी हो गया है। दरअसल पुर्णवास एरिया में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस गांव से कुछ ही दूर निकला था कि डीजे की आवाज से पशु इधर उधर भागने लगे। पशुपालकों ने डीजे साउंड और जनरेटर बंद करने की बात कही, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते मामला बढ़ गया। पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए मूर्ति विसर्जन करवाया और घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। देखिए, वो लोग प्रोसेशन लेके आ रहे थे तो हम तो बिल्कुल आगे चल रहे थे। तो उसके बीच में जानवर इन लोगों का था, आया तो हम लोग डीजे वगैरह सब बंद करा दिए। इसके बाद फिर जानवर कुछ तो मान लीजिए, जानवर स्वाभाविक है कि इधर उधर भटकेगा ही, तो आगे चल गया उधर जानवर। तो उसमें हम आगे थे, उसके बीच में हम उधर देखे नहीं, वहाँ एकाएक जो सो उन लोग ये कर दिया। और वहीं जामताड़ा में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हो गई और विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कुछ लोगों ने रोका, जिसके बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। काफी समझाने और काफी मशक्कत के बाद दोनों गुटों में सहमति बनी और फिर प्रतिमा विसर्जित किया गया। तो जामताड़ा में भी बवाल, काफी पुलिस के समझाने के बाद माहौल शांत हुआ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और उसके बाद प्रतिमा विसर्जित किया गया। उधर हजारीबाग के बरही में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और आक्रोशित लोगों ने कई दुकानों में आग भी लगा दी। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, जिसे पुलिस ने कंट्रोल किया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर, जहां हजारीबाग के बरही में युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा और आक्रोशित भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों ने दुकानों में आग भी लगा दी। घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई और पुलिस ने आक्रोशित लोगों को खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में भी लिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता रितेश लोहानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रितेश, अभी क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी और कैसा माहौल है? जी रंजना, मैं बता दूं कि जैसे ये तो तकनीकी समस्या की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि हजारीबाग से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बरही में युवक की हत्या की गई और हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा। आक्रोशित लोगों ने दुकानों में आग भी लगा दी। इस पूरे घटना को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और पुलिस ने आक्रोशित लोगों को खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पे पुलिस की कार्रवाई जारी है। क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी, इसके लिए हम लगातार अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हम आपसे साझा करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हजारीबाग से, जहां हजारीबाग के बरही में युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उसके बाद और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फिर से एक बार जुड़ गए। रितेश, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा तीनों जगह इंटरनेट सेवा जो है वो बाधित कर दी गई है। क्या कुछ अब इस पूरे मामले पर जानकारी निकलकर अभी सामने आ रही है? जी रंजना, मैं बता दूं कि
कल ही है सो कोडरमा और हजारीबाग की मैं अपडेट आपको दे दूं कि यहाँ पे 2 जगहों पर मां सरस्वती के विसर्जन के समय में दोनों जगहों पर झड़प हुई थी, जिसमें हजारीबाग के बरी अनुमंडल में एक व्यक्ति युवक की तो मौत हो गई है, जिसके बाद लोग काफी उग्र हो गए हैं और इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा था, जिसके बाद तुरंत हजारीबाग प्रशासन हरकत में आई और लगातार इलाके में कैंप कर रही थी। मौके पर से ये 3-4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। हजारीबाग के एसपी डीसी दोनों ऐसे मौके पे बने हुए हैं, वहीं अनुमंडल के पदाधिकारी भी ऐसे यहाँ जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि युवक का पोस्टमार्टम होने नहीं दे रहे थे लोग, लेकिन हालांकि काफी मान मनवों के बाद युवक का पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी बॉडी लाया गया है और अब देखना ये लाजमी होगा कि कब तक ऐसे उसकी अंतिम संस्कार पाती है। एहतियात के तौर पर पूरी उत्तरी छोटा नागपुर में इंटरनेट की सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई भी भड़काऊ या फिर कोई भी अफवाह वाला मैसेज कहीं भी इसको भेजा ना जा सके। और फिलहाल में युवकों ने कहीं ना कहीं ऐसो जो इलाका शांत था वहां भी ऐसो थोड़ा विरोध दिखाया है, जिसके बाद बरही का पूरा इलाका या यूं कहें कि पूरा बरही बिल्कुल एकदम शांत है। सारी दुकानें बंद दिख रही हैं। पूरे आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, जामताड़ा में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की और कुख्यात गैंगस्टर शहबाज अंसारी उर्फ सनी को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर सनी पर मुंबई के थाने के कई आपराधिक केस दर्ज हैं। मुंबई पुलिस को सनी की तलाश कई दिनों से थी। पुलिस के अनुसार सनी मुंबई में एक गिरोह का संचालन करता है जो लूट, छिनतई और डकैती की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस कोर्ट में पेशी के बाद उसे मुंबई ले जाने की तैयारी में जुटी हुई है। ये अक्यूज बेसिकली चोरी, रॉबरी का ट्राई करना, उस बारे में उसका ज्यादा एक्टिव है। इसका एक ग्रुप है, वो ग्रुप को लीड करता है। ग्रुप में से जो बाकी साथीदार है वो पकड़े गए थे, लेकिन जो बॉस है वो आज हमारे हाथ में आ गया है। तो इसके साथ जो लोग ग्रुप है वो लोग कहाँ का है? वो लोग महाराष्ट्र का है कि झारखंड का? मिक्स है। महाराष्ट्र मुंबई ये मिक्स कल्चर रहता है, वहाँ पे बहुत से लोग मिक्स रहते हैं, तो उस हिसाब से कुछ लोकल भी है, कुछ बाहर के भी है। झारखंड में सबसे बड़े कारोबार के थोक मंडी रांची का अपर बाजार इन दिनों सुर्खियों में है। 400 से ज्यादा छोटी बड़ी गलियों वाले अपर बाजार की पहचान महज रांची नगर निगम की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के चांदनी चौक की तरह इसके कारोबार का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। देखिए रांची के अपर बाजार की गलियों में इतिहास को टटोलती न्यूज 18 की स्पेशल रिपोर्ट। रांची का अपर बाजार इन दिनों अतिक्रमण को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन अपर बाजार की कहानी महज अतिक्रमण तक की सीमित नहीं, बल्कि कहानी इससे कहीं ज़्यादा है। आपको दिखलाते हैं कि अपर बाजार में कारोबार का इतिहास क्या है। झारखंड की सबसे बड़ी थोक मंडी रांची का अपर बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार रांची नगर निगम के निशाने पर है, लेकिन करोड़ों अरबों का कारोबार करने वाला रांची के अपर बाजार का इतिहास महज नगर निगम की कार्रवाई तक सिमटा नहीं है, बल्कि 200 साल पुराने इस बाजार में अंग्रेजों के घोड़े के टाप की आवाज भी दबी है और बाहर से आने वाले कारोबारियों के पदचिन्हों के निशान भी। रांची में मारवाड़ियों का आगमन, जो कि मुख्यतः व्यापारी ही थे, लगभग 150 से 2 साल के पहले हुआ। और वो लोगों को जब रांची आना होता था, तो चूंकि रांची में रेल लाइन नहीं थी, कलकत्ते से आवे या राजस्थान तरफ से आते थे, तो वो लोग मुरी स्टेशन पर उतरा करते थे और मुरी से फुसफुस गाड़ी से रांची आया करते। फुसफुस गाड़ी क्या वैसे? फुसफुस गाड़ी में कोयला डाल करके, और जैसे बस के फॉर्म में होती थी, बस वाली होती थी, लेकिन वो कोयले से चला करती थी और कोयले का जो पाइप धुआं निकलने के लिए उसका पाइप लगा हुआ होता था पीछे में। ये तो वैसी बस तो मेरी देखी हुई। गुंडों ने अपर बाजार को लूटने का प्लान बनाया और हजारों की संख्या में वो अपर बाजार को लूटने के लिए गांधी चौक से होते हुए सुनार गली में घुसे। और उस वक्त के प्रमुख अखबार रांची एक्सप्रेस के मालिक सीताराम जी मारू को पता चला, तो सारे अखबार के लोगों को लेते हुए, पूरे समाज के लोगों को लेते हुए हजारों की संख्या में वहाँ पर गांधी चौक इलाके पर पहुंचकर उन्होंने सबको खदेड़ कर भगाया।
करीब 400 से ज्यादा गलियों वाले अपर बाजार का विस्तार 200 साल पहले रांची के शहीद चौक से लेकर रातू रोड के कब्रिस्तान तक होता था। उस समय अपर बाजार ऊपर बाजार के नाम से जाना जाता था और इस बाजार में उस समय करीब 150 दुकानें हुआ करती थी। उस समय अंग्रेज अपनी जरूरत का सामान और टैक्स वसूलने के लिए अपर बाजार की गलियों में घोड़े से आया करते थे। दरअसल करीब 100 साल पहले रांची जिला नहीं था और उस समय लोहरदगा जिला हुआ करता था। देखिए, रांची में मुख्यतः सामान कलकत्ता मार्केट से आया करता था, कलकत्ते से आता था। कुछ माल कुछ समय में दिल्ली तरफ से भी आता था और यह माल सारे, ये तो स्वाभाविक है कि मारवाड़ी चूंकि सारे व्यवसाय में लगे हुए थे, उन्हीं लोगों के द्वारा लाया जाता था। उस समय कोई कच्चा पक्का कुछ नहीं होता था, सब चीज़ पक्का होता था। कोई सेल टैक्स का चोरी नहीं, कोई इनकम टैक्स का चोरी नहीं, सब चीज़ सही होता था, ईमानदारी से काम होता था। 100 साल पहले तो अपने छोटा सा होता था, लेकिन तब भी गलियों का जाल बिछा हुआ था और छोटी छोटी बहुत सारी गलियां थी। लंगरेज गली, नीलरतन स्ट्रीट, आपको जे रोड, वेस्ट मार्केट, ईस्ट मार्केट रोड वगैरह, ये तो मेन गलियों के साथ साथ बाई लेन अलग अलग मकानों में घुसने के लिए छोटे छोटे लेन, बजाज गली है तो ये इनकी गली, बुधिया गली है, इस तरह से नाम से भी बहुत छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी। सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई में भी रांची के अपर बाजार का एक बड़ा योगदान रहा है। 1913 में महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज और राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर रांची और कोलकाता में आर्थिक योगदान के लिए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 200 साल पहले यहां कारोबार को लेकर मारवाड़ियों ने ही अपर बाजार को अपना ठिकाना बनाया था। अपर बाजार की सबसे पुरानी गलियों में बूचड़ गली हुआ करती थी, जो बाद में बूचड़ों के हट जाने के बाद उसका नामकरण भगवत साहू लेन पर किया गया। उसके बाद सोनारपट्टी, रंगरेज गली और जे रोड भी करीब 200 साल पुरानी गलियां हैं। गाड़ियां पहले तो नाम की थी, कुछ धनाढ्य लोगों के पास ही कुछ गाड़ियां होती थी, बाद बाकी सब साइकिल और रिक्शा, इसके सिवाय कोई साधन नहीं था। ट्रक स्टैंड हुआ करता था एक, लेकिन आज दुकानें खुल गई हैं, सब बंद हो गया। बरगद का पेड़ यहाँ हुआ करता था, पूजा होती थी। जब अंग्रेज के शासन में अंग्रेज के लोग, उनके टैक्स कलेक्टर या किसी भी रूप में वो लोग घोड़े पर आते थे, तो उनका जो टैक्स या जो सामान होता था, हम लोग ससम्मान उनको वहाँ पर सुपुर्द कर दिया। रांची में सबसे पुरानी जेल अपर बाजार के बेस्ट मार्केट में ही बनाई गई थी। उस समय कैदियों को इसी जेल में रखा जाता था, लेकिन आज जेल की उस जगह पर कारोबारियों की दुकानें हैं। कारोबारी बताते हैं कि उस दौर में व्यापार में लिखा पढ़ी नहीं होती थी, बल्कि सब कुछ जुबानी और भरोसे पर चलता था। भूखंड रांची के लिए धरोहर है। ये जमीन में पहले जेल हुआ करता था और बाद में इसको श्री ताराचंद अरोड़ा ने खरीद लिया, जो महावीर मंडल के 20 बरस तक सचिव रहे। बाद में उन्होंने इसको अपना कॉमर्शियल कर दिया। ये दौड़ती भागती सड़कें रांची के अपर बाजार का वर्तमान है, तो ये तस्वीरें रांची के अपर बाजार का इतिहास। आज जब मैंने तस्वीरों को देखकर इतिहास को आवाज़ देने की कोशिश की, तो कोई भी तस्वीरों से बाहर निकलने को तैयार न हुआ। कहा कि इस अपर बाजार में जो हल्ला हंगामा मचा है, मुझे बाहर आने की ज़रूरत नहीं, मैं जहां हूं खुश हूं, प्रसन्न हूं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। इधर रांची के मोरहाबादी में 300 दुकानदारों की परेशानी और बढ़ गई है। इन दुकानदारों को हटाने के बाद नगर निगम की ओर से दूसरे जगह पर ठेला लगाने को लेकर जगह चिन्हित किया गया, लेकिन वहां भी दुकानदारों को उस इलाके के अधिकारियों ने हटा दिया। ऐसे में दुकानदारों ने नगर निगम को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और अगर इनसे प्रशासन बात नहीं करती है तो ये जबरन अपने ठेले और फूड स्टॉल्स को लगाएंगे। विरोध प्रदर्शन करते हुए उन तमाम
दुकानदारों ने कैंडल मार्च भी निकाला। हम लोग सभी साथी अपने अपने दुकान के सामने मोमबत्ती का प्रकाश मोमबत्ती जलाकर उसका विरोध किया है। हम लोग मांग करते हैं कि 10 दिनों से हमारा रोजी रोटी बंद है, उसको जल्द से जल्द चालू कराने का काम राज्य सरकार और जिला प्रशासन करे और हम लोगों को गरीबों का जो आफत हो गया है उसको रोजी रोटी देने का काम करे। जय हिंद। जय हिंद। और इधर गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जूनागढ़ मठ द्वारा संचालित गरदाहा गांव स्थित प्राचीन मठ के राधा कृष्ण मंदिर से श्री राधा कृष्ण की 2 बेशकीमती प्राचीन मूर्ति की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा कर ली गई है, जिसके बाद चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस अब फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड का सहारा ले रही है। जिला से पहुंची फॉरेंसिक जांच टीम ने मंदिर के अंदर का सैंपल कलेक्ट किया। वहीं खोजी कुत्ता गरदाहा गांव से गुजरते हुए दक्षिण तरफ पक्की सड़क पर जाकर रुक गया। महंत श्री महानंदपुरी नवीनगर थाना के धुंधवा से पहुंचे। उन्होंने एसडीओ से जल्द मूर्ति बरामद करने की मांग की। साथ ही कहा कि मठ से चोरी की गई मूर्ति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। बीते रात गरदाहा मठ से राधा कृष्ण की मूर्ति की चोरी की घटना घटित हुई है। इसमें कांडी पुलिस और गढ़वा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से इसमें गढ़वा छानबीन कर रही है। ये अज्ञात संगठित गिरोह के द्वारा किया गया लगता है, इसको जिसका शीघ्र पता कर लिया जाएगा। अभी तक क्या निष्कर्ष निकला सर? निष्कर्ष यह निकला कि किसी संगठित गिरोह द्वारा ये इसका घटना का अंजाम दिया गया। वहीं एसपी अंजनी कुमार झा ने भी गरदाहा मठ स्थित मंदिर का जायजा लिया और पूरे मामले की जानकारी ली। एसपी ने मंदिर में महंत से पूछताछ की और जल्द ही चोरी की मूर्ति को बरामद करने का दावा भी किया है। और एसपी ने बताया कि एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 10 पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। उनकी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और अब बात लोहरदग्गा की। लोहरदग्गा जिले में घर बनाने के लिए नींव खोदने पर तीर, धनुष, भाला, कुदाल, फरसा, कुल्हाड़ी और पीतल के सामान के साथ प्राचीन हथियार और औजार मिले हैं। जमीन के अलग अलग हिस्से से ये सामान मिले हैं। इन्हें जमीन के मालिक ने सुरक्षित रखा है। ये वस्तुएं लोहरदग्गा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बमनडीहा गांव में मिली है, जिसके बाद आसपास के इलाके में चर्चा शुरू हो गई है। लोग उसे प्राचीन काल में लड़ाई करने वाले हथियार के रूप में देख रहे हैं। हालांकि पुरातात्विक जांच से ही ये साफ हो पाएगा कि ये औजार कितनी पुरानी है। हम जब जेसीबी से गड्ढा खुदवा रहे थे तो इसमें 3 कलम में से सब सामान निकला। क्या क्या है इसमें? इसमें है भाला है, तीर है, धनुष है, टांगा है और लोटा पीतल का सामान से कुछ। और झारखंड में लंबे समय के बाद स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अटेंडेंस रिकॉर्ड में काफी कमी देखी जा रही है। क्लासरूम में लगभग 80 बच्चों में से 40 की उपस्थिति है। शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों की उपस्थिति काफी कम दिख रही है। झारखंड राज्य में काफी लंबे समय के बाद स्कूल खुल गए हैं, स्कूल में बच्चे आने लगे हैं, लेकिन अटेंडेंस की बात करें तो रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। इस सामने आप खाली बेंचेस देख सकते हैं। आपको अटेंडेंस का रिकॉर्ड साफ साफ बता देगा कि क्या बच्चे कोरोना की वजह से नहीं आ रहे हैं या किस बात का डर है वो नहीं आ पा रहे हैं। इस बीच वही कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने यहाँ तक भेजा है। 10वीं क्लास के छात्र हैं ये। क्या नाम है? सरफराज आलम। क्या कैसी आपकी ऑनलाइन जो चल रही थी पढ़ाई, उसमें क्या पढ़ाई हो पा रही थी? मेरे पास तो फोन नहीं था तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी पढ़ने में, इसलिए मैं घर में पढ़ता था, लेकिन वो तो समझ में नहीं आ रहा था। ऑनलाइन पढ़ाई मतलब कि पूरी ठप चली। अब स्कूल खुल गया है, इसमें क्या है देख सकते हैं, आपके दोस्त नहीं आए हैं, पूरा का पूरा डेस्क खाली है। क्या वजह रही होगी कि वो नहीं आ रहे हैं? पहला दिन है स्कूल में आज। हाँ। इस कारण इसमें नहीं आते होंगे। हाँ। जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता वो भी नहीं आएंगे आज। ऑफलाइन स्कूल अच्छा रहा है आकर कि ऑनलाइन स्कूल? ऑफलाइन अच्छा हुआ। ऑफलाइन अच्छा रहा है। और बच्चे हैं, क्या नाम है? सुजल खान। ऑनलाइन जब क्लासेस चल रही थी तो गेम ज्यादा खेला आपने कि पढ़ाई की? पढ़ाई की है। और ऑफलाइन क्लास अच्छा है? अभी एग्जाम है आप लोगों का तो चैलेंजिंग नहीं है थोड़ा? नहीं, ऑफलाइन क्लास अच्छा है। ऑफलाइन क्लास में समझ आता है ना। हाँ। लॉकडाउन के बाद स्कूल खुला तो बहुत एक्साइटमेंट लग रहा है, क्योंकि जो घर में हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस होता था तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। जैसे नेटवर्क इशू आ जाता था, कभी मोबाइल नहीं मिल पाता था,
कुछ काम ही हो गया, नहीं तो ऐसे में तो पढ़ाई नहीं हो पाता है ना अच्छे से ऑनलाइन में। इसलिए ऑफलाइन का बहुत एक्साइटमेंट था और कि कब हो जाए हम लोग का ऑफलाइन, कि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ सके, प्रॉपर स्कूल आ सके, पहले की तरह हर चीज हो सके। हम लोगों का बहुत एक्साइटमेंट है। थोड़ा मुश्किल है, पर हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अभी जो एग्जाम होगा वो बिल्कुल लगन से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और अच्छा ही परिणाम लाएंगे। अभी हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं इसलिए क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है। इस बीच हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद है जो बताएंगी कि क्या ऑनलाइन शिक्षा इनके लिए कितना परेशान करने वाला चीज रहा है। जो कोविड-19 का जो अभी इस बार जो प्रॉब्लम हुआ, सबसे ज्यादा तो बच्चों के लिए घातक ही रहा, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे जब तक स्कूल आकर अपनी शिक्षा नहीं लेंगे घर में हो नहीं पाता है। और बच्चे ज्यादातर इनके पेरेंट्स जो है अनएजुकेटेड है, वो उन्हें मतलब मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि ऑनलाइन की सुविधा हमने बच्चों को दी थी, टीचर्स को भी बोला कि सभी ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे बच्चों के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है बच्चों का उतना अच्छा नहीं है। पेरेंट्स सबके लिए मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एक फैमिली में 2-3 बच्चे हैं तो सबके लिए एक मोबाइल दे पाना तो मुश्किल ही है। शिक्षक हैं आप इस क्लास के, कैसा अभी अचानक से एग्जाम पड़ जाएगा, इतने समय के बाद एग्जाम के लिए तैयारी कराना, वो भी ऑफलाइन मोड में, कैसी रहेगी? चुनौतीपूर्ण रहेगी आपके लिए? चुनौतीपूर्ण तो रहेगी, लेकिन जहां तक मैं अपने बच्चों पर विश्वास करता हूं, ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में जो चैप्टर्स हुए हैं तो हमारे बच्चे काफी मेहनती हैं। परीक्षा के वक्त यहाँ का रिजल्ट भी 100% आता है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है, घाटा हुआ है, तो शिक्षा विभाग को है। लगातार 3 साल पढ़ाई ठप पड़ गई है, बच्चे जो है उन तक ऑनलाइन एजुकेशन झारखंड जैसे राज्य में नहीं पहुंची है। वहीं ऑफलाइन एजुकेशन की बात करूं तो हाल ही में अभी स्कूल खुला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अटेंडेंस पूरी नहीं है। जितने बच्चे हैं वो यही हैं जो 10वीं क्लास के छात्र हैं और यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। उम्मीद है कि पेरेंट्स भी सजग रहे, शिक्षा विभाग भी ऑफलाइन एजुकेशन को और बढ़ावा दे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, बने रहे आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।